प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भीमराव अम्बेडकर के बारे में दलित उत्थान में किए गए कार्यों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कल के जो हमने वर्णन किया था उसी क्रम में दलित वर्गों के लिए विधानमंडलों में पृथक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व। अम्बेडकर का दृढ़ मत था कि दलित वर्गों की दशा में सुधार के लिए उन्हें राजनीतिक सत्ता में भागीदारी प्रदान किया जाना आवश्यक है। वे ये मानते थे कि दलित वर्गों को विधानमंडलों में समुचित स्थान तभी प्राप्त हो सकते हैं जब उनके लिए स्थानों का आरक्षण हो। अम्बेडकर का यह भी मत था कि विधानमंडलों में दलित वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने के लिए तात्कालिक परिस्थितियों में पृथक निर्वाचन मंडल का माध्यम ही उचित था। वे मूलतः संयुक्त निर्वाचक मंडल की कांग्रेस की मांग के विरुद्ध थे। इस विषय पर अम्बेडकर का महात्मा गांधी से तीव्र मतभेद था। जब ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया, तो महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः अम्बेडकर को महात्मा गांधी के आग्रह के सम्मुख झुकना पड़ा। उन्होंने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग त्याग दी। अगला पॉइंट है प्रशासन में दलित वर्गों की भागीदारी के लिए सेवाओं में आरक्षण। अम्बेडकर प्रशासन में दलित वर्गों को समुचित भागीदारी प्रदान करने तथा दलित वर्गों के शिक्षित सदस्यों को रोजगार के समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजकीय सेवाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित किए जाने को उचित मानते थे। उन्होंने सेवाओं में दलित वर्गों के दावों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता पर बल दिया। उनका ये मानना था कि संविधान में ही इस प्रकार का प्रावधान रख दिया जाए जिससे कि उनको विशेष आरक्षण मिल सके, उनको विशेष संरक्षण मिल सके। भारत के संविधान ने विधानमंडलों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को सम्मिलित करवाने में अम्बेडकर ने निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए विद्यार्थियों, ये बात स्पष्ट होती है कि अम्बेडकर ने प्रशासन में दलित वर्गों की भागीदारी के लिए सेवाओं में आरक्षण का जो प्रावधान रखा, ये उनकी अतुल्य अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए ये उनके लिए अमूल्य एक तरीके से सेवा थी। और उन्होंने जो आरक्षण रखे और उसमें उन्होंने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। दलित वर्गों के सदस्यों को शिक्षा आदि क्षेत्र में विशेष सुविधाएं। अम्बेडकर का मत था कि दलित वर्गों में शिक्षा के लिए जागरूकता उत्पन्न करना ही पर्याप्त नहीं होगा। उनकी मान्यता थी कि केवल स्कूलों, महाविद्यालयों तथा तकनीकी शिक्षण की संस्थाओं में आरक्षण से भी इन वर्गों की वास्तविक उन्नति सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। उनका मत था कि इन वर्गों की शैक्षणिक उन्नति उन्हें उपयुक्त और सम्मानजनक व्यवसायों में लगाना तभी संभव होगा जबकि इस दिशा में राज्य द्वारा सकारात्मक प्रयत्न किए जाएं तथा ऐसा वातावरण बनाया जाए कि ये वर्ग समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष आकर शिक्षक सुविधाओं का लाभ उठा सके। दलित वर्गों के मध्य शिक्षा के प्रसार तथा उन्हें सम्मानप्रद उच्चतर व्यवसाय में नियोजित करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने की दृष्टि से अम्बेडकर ने राज्य से दलित वर्ग के सदस्यों को उचित संख्या में तथा समुचित राशि की छात्रवृत्तियां प्रदान करने तथा उनके लिए छात्रावासों की व्यवस्था करने की अपेक्षा की। उनका ये मानना था कि जो एससी और एसटी के जो विद्यार्थी हैं, जो शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर बहुत पिछड़े होते हैं, उनके लिए अलग छात्रावास हो और उनको प्रतिमाह एक तरीके से
छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे कि वो अपने शैक्षिक उन्नयन में आगे बढ़े और वो एक तरीके से उनको संरक्षण मिलता रहे। अंबेडकर ने यह भी मांग की कि दलित वर्गों के युवकों को तकनीकी शिक्षा के लिए देश और विदेशों में अध्ययन व प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सुविधाएं और उपयुक्त सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने प्रशासन पर सवर्णों के वर्चस्व के कारण यह आशंका व्यक्त की प्रशासनिक अधिकारी दलित वर्गों के उत्थान के लिए राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वांछित रुचि नहीं लेंगे। अंबेडकर ने मांग की कि अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक और आर्थिक प्रशासनिक हितों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए सरकार को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए निर्मित कार्यक्रमों के कार्यकरण के संबंध में अन्वेषण करने और समुचित उपाय सुझाने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान तथा अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण और उनके उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम सुझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था संविधान सभा में इस संदर्भ में अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण और उनके उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम सुझाने के लिए एक आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था संविधान सभा में इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए प्रयत्नों के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है धर्म परिवर्तन। अंबेडकर ने विभिन्न सामाजिक आंदोलनों पर सवर्ण हिंदुओं की प्रतिक्रिया तथा दलित वर्गों के उत्थान में सामान्यतः सवर्ण हिंदुओं की अरुचि के कारण ये कटु निष्कर्ष निकाल लिया कि जब तक दलित वर्ग के सदस्य हिंदू धर्म का अंग बने रहेंगे तब तक उन्हें समान सामाजिक स्तर तथा जीवन यापन की न्यायसम्मत और प्रतिष्ठापूर्ण स्थितियाँ प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अंतिम उपाय के रूप में निष्कर्ष निकाला कि दलित वर्गों को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए स्वयं को हिंदू धर्म से अलग कर लेना चाहिए। उन्होंने ये भी अनुभव किया कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेने वाले दलित वर्गों के सदस्यों के प्रति इन धर्मों के अनुयायी भी हिंदुओं के समान ही अन्याय और भेदभाव का बर्ताव करते हैं। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के गहन अध्ययन के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला कि भारत में पसरे धर्मों में केवल बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जो सामाजिक समानता और भ्रातृत्व की भावनाओं को प्रश्रय देता है। अंबेडकर ने दलित वर्गों को आह्वान किया कि हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लें। गांधी जी ने सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए धर्म परिवर्तन के अंबेडकर के प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की। उनका मत था कि धर्म परिवर्तन दलित वर्गों की दशा में वास्तविक सुधार नहीं ला सकेगा। यद्यपि 1956 में अंबेडकर के नेतृत्व में लगभग 5 लाख व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, किंतु हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के अंबेडकर के आह्वान पर दलित वर्गों के करोड़ों सदस्यों की ओर से कोई व्यापक व उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं हुई। भारत का औद्योगिकरण। अंबेडकर भारत के औद्योगिकरण को देश की आर्थिक समस्याओं के समाधान तथा दलितों के उद्धार दोनों के लिए एक प्रभावशाली उपाय मानते थे। उनका मत था कि भारत में औद्योगिकरण की धीमी गति के कारण कृषि पर अनावश्यक बोझ बढ़ा है तथा कृषि जोतों का अनार्थिक विखंडन भी हुआ है। वे इस बात में अत्यंत असंतुष्ट थे कि भारत की अर्थव्यवस्था व्यापक तौर पर कृषि प्रधान थी। अंबेडकर के अनुसार औद्योगिकरण न हो पाने से दलित वर्गों पर आर्थिक सामाजिक दोनों दृष्टियों से दुष्प्रभाव पड़े। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक रोजगारों के अभाव में दलित वर्गों के सदस्य अपने परंपरागत व्यवसाय से जुड़े रहने को विवशते तथा मोटे तौर पर उनकी स्थिति भूमिहीन कृषि मजदूर से बेहतर नहीं हो सकती थी।
उनकी मान्यता थी कि औद्योगिकरण से भूमि पर अनावश्यक दबाव होगा, लोगों के रोजगार के बढ़े हुए अवसर प्राप्त होंगे तथा दलित वर्ग को व्यवसाय परिवर्तन के अवसर मिलेंगे। अंबेडकर ने औद्योगिकरण का समर्थन तो किया, किंतु वे भारत में पूंजीवाद के अनियंत्रित विकास के पक्ष में नहीं थी। देखिए, अंबेडकर भारत के औद्योगिकरण को देश की आर्थिक समस्याओं के समाधान और दलितों के उद्धार दोनों के लिए प्रभावशाली उपाय मानते थे। कि वो उनका मानना था कि भारत का औद्योगिकरण हो, इंडस्ट्री लगे और इंडस्ट्री से जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, जीवन स्तर से क्या होगा, समृद्धि आएगी। उनका मत था कि भारत में औद्योगिकरण की धीमी गति के कारण कृषि पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। यदि औद्योगिकरण तेज होगा तो कृषि पर जो अनावश्यक बोझ है वो कम होगा और अर्थव्यवस्था व्यापक तौर पर, जो कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था, हमारी यहाँ अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो कृषि जोतों पर अनार्थिक जो कृषि जोतों का जो विखंडन हुआ है, बड़े मतलब एक परिवार में जैसे मान लीजिए 4 पुत्र हैं तो चारों में भूमि बट गई, तो ये भूमि का विखंडन भी एक तरीके से ठीक नहीं है। अंबेडकर का मानना ये था कि औद्योगिकरण न होने पाने से दलित वर्गों पर आर्थिक सामाजिक दोनों दृष्टियों से दुष्प्रभाव पड़े। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक रोजगारों के अभाव में दलित वर्गों के सदस्य अपने परंपरागत व्यवसाय से जुड़े रहने के लिए विवश हो गए, क्योंकि उनके पास में कोई विकल्प नहीं था। इसलिए अंबेडकर का कहना यह था कि औद्योगिकरण से भूमि पर अनावश्यक दबाव कम होगा, लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, दलित वर्ग को व्यवसाय परिवर्तन के अवसर मिलेंगे। अंबेडकर ने औद्योगिकरण का समर्थन तो किया, किंतु वे भारत में पूंजीवाद के अनियंत्रित विकास के पक्ष में नहीं थे। उनका स्पष्ट मत था कि राज्य समाजवाद के माध्यम से ही देश में औद्योगिकरण की गति को तीव्र किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ उद्योगों को आधारभूत घोषित कर उन्हें राज्य या राज्य द्वारा स्थापित निगमों के अधीन संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि कुछ उद्योगों जैसे बीमा, रेलवे आदि का पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। उनके अनुसार पूंजीवाद के विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार को निजी उद्योगों में भी पर्याप्त प्रभाव और इससे सुरक्षित रखना चाहिए। अंबेडकर ने उद्योगों की भांति कृषि को भी राज्य द्वारा विनियमित व नियंत्रित किया जाना उचित माना। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को कृषि को राज्य की उद्योग घोषित कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि राज्य की भूमि की व्यक्तिगत खातिरदारी की जगह सामूहिक खातिरदारी प्रणाली प्रचलित करनी चाहिए तथा भूमि को जोतने के अधिकार जाति और वंश के भेदभाव के बिना ग्रामीण लोगों के मध्य इस प्रकार निहित कर देने चाहिए कि न कोई जमींदार रहे, न खातेदार, न भूमि श्रमिक। मतलब भूमि का समान वितरण। ये भूमि का समान वितरण अंबेडकर की एक तरीके से क्रांतिकारी योजना थी। उनका ये मानना है कि सरकार को कृषि को राज्य के उद्योग घोषित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि राज्य को भूमि की व्यक्तिगत खातिरदारी की जगह सामूहिक खातिरदारी प्रणाली प्रचलित होनी चाहिए, जो कि सरकार ने आज तक नहीं। जिनके पास में भूमि है वो एक तरीके से हमेशा भूमि रही, और जिनके पास कभी भूमि नहीं रही तो वो हमेशा भूमिहीन स्थिति में रहे। तो अंबेडकर का ये सुझाव बहुत ही क्रांतिकारी है। राज्य को भूमि की व्यक्तिगत खातिरदारी की जगह सामूहिक खातिरदारी प्रणाली प्रचलित करनी चाहिए तथा भूमि को जोतने का अधिकार जाति और वंश के भेदभाव के बिना ग्रामीण लोगों के मध्य इस प्रकार निहित कर देना चाहिए कि न कोई जमींदार रहे, न कोई खातेदार, न भूमिहीन श्रमिक। अंबेडकर ये भी सुझाव देते हैं कि कृषि उद्योगों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य को कृषि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा सिंचाई, उर्वरकों और उन्नत बीजों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ये बहुत ही क्रांतिकारी एक तरीके से पहल थी। हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।